है गोदना परंपरा के बारे में कि कौन सा गोदना कौन सी जनजाति गुदवाती। जैसे कि यहाँ पे बिच्छू का चिन्ह है, तो बिच्छू का चिन्ह कौन सी जनजाति गुदवाती, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि बिच्छू यानी ये वाला चिन्ह का जो यहाँ पर बना हुआ है, इसका गोदना कौन सी जनजाति करवाती है, तो इसका गोदना करवाती है कोरकू जनजाति। तो आपको सिर्फ ऐसा पेपर में क्या नोट करना अपनी कॉपी में, कोरकू जनजाति आपका बिच्छू का चिन्ह। इस तरीके का बिच्छू का चिन्ह जो है ये कोरकू जनजाति के लोग अपनी कलाई पर और कोल जनजाति के लोग भी करवाते हैं। कोरकू और कोल जनजाति, कोरकू जनजाति जो है वो हाथ के पंजे में बिच्छू का चिन्ह बनवाती है, जबकि कोल जनजाति जो होती है वो आपके कलाई पर बिच्छू का चिन्ह अंकित करवाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये वाला बिच्छू का चिन्ह कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति अपने हाथ के पंजे पर, मेन रूप से हाथ के पंजे के अंगूठे में बनवाते हैं, जबकि कोल जनजाति जो है कलाई पर बिच्छू का चिन्ह बनाती है। तो ये वाला गोदना जो है कोरकू और कोल जनजाति। गोंड तो लगभग हर में गोंड भी आता है, लेकिन जो मेन इसमें आएगा ये कोरकू और कोल आएगा। आप गोंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला है सूर्य का चिन्ह। सूर्य का चिन्ह कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर गुदवाती, तो यहाँ पर लिखा है बैगा जनजाति में सूर्य को दीवा कहते हैं और यह प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, अतः इस जनजाति द्वारा जांग और टखने के बीचों बीच घुटने पर दीवा का अंकन करवाए जाते हैं, जिसे दवरी कहते हैं। तो याद रखना सूर्य का चिन्ह जो है सबसे प्रमुख है बैगा जनजाति। इसके अलावा जो है कोल, खैरवार, भारिया ये भी सूर्य के चिन्ह को अंकित करवाती है। मेन जनजाति है बैगा जनजाति, और बैगा जनजाति के अलावा कोल, खैरवार, भारिया आदि ये भी सूर्य के चिन्ह को अंकित करवाने वाली जनजाति है। आगे देख लेते हैं त्रिशूल का चिन्ह। ये त्रिशूल का चिन्ह आपको दिख रहा होगा इस तरीके का। तो त्रिशूल का चिन्ह अंकित करवाने वाली जनजाति, तो त्रिशूल जनजातियों में आदि देव है, चाहे आप बूढ़ा देव देख लो वो भी आपके शंकर भगवान के रूप माने जाते हैं, भोरम देव देख लो वो भी शंकर भगवान के रूप माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना गोंड जनजाति के लोग जो है ये त्रिशूल का चिन्ह गुदवाते हैं माथे के मध्य भाग में, यानी माथुर के बीचों बीच जो है गोंड जनजाति के लोग अपने इस टाइप के त्रिशूल का चिन्ह को अंकित करवाते हैं। इसके अलावा जो है भारिया जनजाति, वो भी आपका चिन्ह वही त्रिशूल का चिन्ह, कोरकू भी और भील भी, लेकिन भील हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, आप भील नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। तो कोरकू, भारिया और गोंड, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला है यहाँ पर मयूर का चिन्ह। ये जो आप ये चिन्ह देख रहे हो ये मोर का चिन्ह है। तो मयूर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है, इसका पंख कृष्ण के मुकुट की शोभा है। मयूर जो है कौन सा यहाँ पर लिखा है, कोल जनजाति से गुदवाती और भील, लेकिन इसके अलावा बैगा भी। तो आप लोग कौन कौन सा लिखोगे, कोल और बैगा। भील अपने यहाँ नहीं है, तो कोल और बैगा जनजाति के लोग मयूर के चिन्ह को अंकित करवाते हैं, गोदना गुदवाते हैं। तो यहाँ पर मयूर का चिन्ह और लिखोगे कोल और बैगा जनजाति। कहां पर बनवाते हैं, तो कोल जनजाति कलाई में गुदवाते हैं, जबकि बैगा जनजाति के लोग अपनी पीठ पर। अगला है धार्मिक प्रतीक। धार्मिक प्रतीक यानी ओम, शिव, हनुमान, कृष्ण आदि का धार्मिक चिन्ह, इस तरीके का ये चिन्ह गुदवाने वाली जनजाति कोल। सहरिया ये भी अपने यहाँ नहीं है, ये एमपी में पाई जाती है सहरिया। तो कोल और गोंड लिख सकते हो आप। धार्मिक चिन्ह का अंकन हमारे यहाँ की कोल और गोंड जनजाति करवाती है। इसके अलावा पुतली का चिन्ह, पुतली यानी ये इस टाइप का ना, ये पुतला, ये पुतली का चिन्ह कोल, सौर, बैगा, स्त्रियां अपने वक्ष पर पुतली गुदवाती हैं, यानी सीने के आसपास जो है पुतली का चिन्ह अंकित करवाती कोल, सौर और बैगा। लेकिन सौर भी अपने यहाँ ना के बराबर है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, कोल और बैगा लिख सकते हो। तो कोल और बैगा इस तरीके का चिन्ह गुदवाती हैं। अगला है आपका कलसा का चिन्ह, इस तरीके का। तो कलसा का चिन्ह गोंड जनजाति और भारिया जनजाति, कोल और भारिया जनजाति। बाकी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उसमें टाइम खराब मत करना। तो को गोंड और भारिया। बिरछा का चिन्ह, बिरछा यानी ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह यानी वृक्ष का गोंड, कोरकू और बैगा। आपको सिर्फ पूछेगा बिरछा का चिन्ह कौन अंकित करवाता है, माथे पर वी आकार का चिन्ह कौन बनवाता है, एम आकार का चिन्ह कौन बनवाता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब यहां पर देखते हैं घास का चिन्ह कौन अंकित करवाता है। तो घास का गोदना प्रतीक है तो गोंड, बैगा और कोरकू, भारिया ये आपके घास का चिन्ह, इस तरीके के घास का चिन्ह अंकित करवाते हैं। इनकी कुछ ना कुछ मान्यता जुड़ी हुई है ना, इसलिए वो अंकित करवा रही है सबका।
और आगे है चांद का चिन्ह, तो चांद का चिन्ह बैगा, भारिया, गोंड और कोल, कोरकू। चांद का चिन्ह अंकित करवाते हैं, तो चांद ये बना हुआ है, चांद का चिन्ह। फूल का चिन्ह कोल, सहरिया और गोंड, ये भील और सहरिया हटा दो, कोल और गोंड पढ़ लो बस। इस तरीके का आपका फूल का चिन्ह, ये तो चांद का, फूल का बना नहीं है, फूल आप समझ लो, अपने दिमाग में बना लो। अब उसको क्या बना के दिखाएं, कोल और गोंड। हाँ, अब है ये जो पेपर में आपसे पूछा गया था कि कौन सी जनजाति वी आकार की आकृति अपने माथे में गुदवाती। देखो ये वी आकार की, तो वी आकार की जो चिन्ह है, ये आपकी बैगा जनजाति की स्त्रियां या लड़कियां जो हैं, वो इस वी आकार की आकृति को अपने माथे में गुदवाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, वी आकार की आकृति पूछा जाए तो बैगा जनजाति जो है। हाँ, फिर एम आकार की आकृति कौन गुदवाती है, तो कोरकू जनजाति अपने माथे पर एम आकार की आकृति गुदवाती है। कोरकू जनजाति एम आकार की आकृति। अब है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, तो सर्वाधिक मतलब बैगा जनजाति के लोग इस सर्वाधिक गुदना गुदवाते हैं, ये चीज याद रखना। इसके अलावा है गोदना गुदने का कार्य करने वाली जनजाति, तो देवार, ओझा, कुंजर और बंजारा। ये ऐसी जनजाति जो गोदने का काम करते हैं। गोदने का काम मतलब ये जनजाति के लोग गोदना करते हैं। जैसा आप ये समझ लो, जैसे आप मेला वेला में जाते हो गोदते रहते हैं ना, वैसे इन लोग काम करते हैं। तो गोदना गुदने का काम देवार, ओझा, कुंजर और बंजारा, ये याद रखना, ये पेपर में आता है। गोदना गुदते समय कौन सी जनजाति गीत गाती है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, आया था क्या? तो गोदना गुदाते समय जो है गोंड, हलबा, बिंजवार और पनका, ये जनजाति जो है ये गीत गाती है। तो गोंड, हलबा, बिंजवार और पनका जनजाति ये गोदना गुदवाते समय गीत गाते हैं। गोदना गुदने का काम देवार, ओझा, कुंजर और बंजारा करते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार जितनी चीज लिखे एक बार पढ़ लो 2 मिनट लेकर, कि कौन सा चिन्ह कौन गुदवाता है, बस एक बार एक नजर मार लो। हो गया सभी का? अब हम छत्तीसगढ़ के कुछ पेय पदार्थों को देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पेय पदार्थ जो बस्तर के क्षेत्र में, जैसे सल्फी होता है, हंडिया होता है, लांदा होता है, तो उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो सल्फी, सल्फी को और क्या बोलते हैं? गोरगा, पेपर में दिया आया था। हाँ, याद रखना, सल्फी को और क्या बोला जाता है? गोरगा बोला जाता है, गोरगा। चलो सल्फी के बारे में देखते हैं। बस्तर जिले के विभिन्न गांवों में हल्के नशे के लिए मादक पदार्थ पिया जाता है, उसको को ही सल्फी कहते हैं।
किससे बनता है सल्फी? जिसमें आपका मेन रूप से जो है दही होता है। अरे रुको ना, हाँ, जिसमें दही जैसी हल्की खटास होती है, इसे ही सल्फी के नाम से जाना जाता है। सल्फी एक प्रकार का रस है जिसे सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में बस्तरिया बियर भी कहा जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बस्तरिया बियर किसे कहते हैं। पेपर में आपको सल्फी भी देगा, ऑप्शन में लांदा भी देगा, पेज भी देगा। तो याद रखना कि यहाँ पर इसे आम बोलचाल की भाषा में बस्तरिया बियर बोलते हैं। सल्फी वृक्ष की जो औसत आयु रहती है 70 वर्ष रहती है। 70 वर्ष बाद जो है उससे सल्फी निकलना बंद हो जाता है। तो औसत आयु सल्फी वृक्ष की होती 70 वर्ष की, जिसमें 15 से 20 वर्षों के बाद, यानी पेड़ लगे जब 15-20 साल का हो जाता है, तब उससे सल्फी निकलना प्रारंभ होता है। तो याद रखना सल्फी वृक्ष की जो एज है वो लगभग 70 साल की आसपास होती है। जब पहली बार सल्फी वृक्ष से सल्फी निकलने का रस आता है, यानी पेड़ से रस निकलने लगता है, तो इसमें आदिवासी 9 कन्याओं को उस समय भोज करवाते हैं, क्योंकि ये उनकी आय का एक साधन होता है। सल्फी बेचकर वो आय कमाते हैं। तो इस अवसर पर जब पहली बार उनके पेड़ से सल्फी निकलता है तो वो 9 कन्याओं को भोज करवाते हैं। जब परिवार में संपत्ति का बंटवारा भी होता है तो सल्फी वृक्ष की को भी बंटवारा किया जाता है। यानी अगर उनके पास 5 है तो 2 बड़े भाई को, 2 छोटे भाई को, ऐसा करके बांटते हैं। तो याद रखना, जैसे हमने मुकुट के बारे में भी पढ़ा था, कौन से मुकुट के बारे में? गौर नृत्य करते समय दंडामी मारियल जो मुकुट पहनते हैं वो भी उनको संपत्ति के रूप में देते हैं। याद रखना, जब परिवार में संपत्ति का बंटवारा होता है तो सल्फी वृक्ष को भी गिना जाता है। एवं जब आदिवासी कन्या का विवाह होता है तो उसे दामाद को सल्फी वृक्ष दान दिया जाता है। जबरदस्त है। तो शादी के समय सल्फी वृक्ष का दान भी होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, वैज्ञानिक आधार के अनुसार सल्फी एक खमीर टाइप का होता है, जैसे जो खटास पैदा करता है खमीर। जैसे आप देखना इटली का अगर आप लोग पीस के रखते होगे वो सब जो है, तो उसको बोलते हैं ज्यादा, जितना देर ज्यादा धूप में रखते हैं तो खमीर होता है, तो खट्टा खटास आता है। तो वही सब चीज यहाँ पर भी है, जिसमें 7 से 10% एल्कोहल की मात्रा होती है। तो सल्फी में केवल 7 से 10% एल्कोहल की मात्रा है। अगर इसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह पेट संबंधित रोगों के लिए दवा का कार्य करता है। सल्फी अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन अगर आप देखोगे बस्तर तरफ आजकल इसको मिलावट के साथ बेचा जा रहा है। तो मिलावट के साथ बेचा जा रहा है, तो अभी एक ही गांव के, अगर आप खबर पढ़ रहे होगे बीच में, एक ही गांव के 60-70 लोग सल्फी पीने के बाद बीमार हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आजकल, वो मिलावट के साथ बेच रहे हैं, जिसके कारण अब सल्फी में दिक्कत भी आने लगी। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर लिमिटेड लोगे तो आपके कई सारे रोग जो है इससे ठीक भी होते हैं। अगला है पेज। पेज जो है आपको याद रखना है, यह भी एक पेय पदार्थ है जो कि लोगों को लू की चपेट में आने से रोकता है। यानी लू की, जो लू समझ गए, गर्मी के समय जो लू है, तो लू मतलब जो गर्म हवाएं चलती उसको लू बोलते हैं ना, तो लू की चपेट में आने से रोकता है। बस्तर के क्षेत्र में मड़िया नाम का एक मोटा अनाज मिलता है। इसको रात भर जो है एक बर्तन में जो है इसको बना के मतलब डाल के रखा जाता है, भिगा कर रखने से। और सुबेरे उसमें क्या करते हैं, पानी जब चावल डालकर पकाते हैं तब चावल पकते ही उसमें उबलते हुए पानी में वो मड़िया डालकर घोल दिया जाता है। यानी क्या होगा, पहले रात को मड़िया जो है एक मोटा अनाज, उसको पानी में भिगा के आप रख दोगे। उसके बाद अगले दिन क्या होगा, आप जब चावल उबालोगे तो चावल उबालते समय जो आपका, जब चावल उबल जाएगा तो जो मड़िया आप रखे थे रात को उसको उसमें मिला दोगे। तो यही, इसे ही स्थानीय बोली में पेज कहा जाता है। पकने पर इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। चिकित्सक के अनुसार यह तापमान को नियंत्रित करता है, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का ये काम करता है। और ये पाचन क्रियाओं में भी सहायक होता है, यानी खाने वाने को पचाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें मुख्य रूप से अमीनो अम्ल होते हैं तथा इसमें ग्लूकोज, कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। जो आप लोग ओट्स ओट्स खा के फाइबर पाते हो, दलिया खाकर, वो सब इसमें मिल जाता है। यह कुपोषण और मधुमेह रोग के लिए कारगर है। यानी अगर किसी को डायबिटीज है तो पेज ले सकता है। मैडम आप तो वहीं रहते हो, ले के कभी आओ। कब लेके आ रहे हो? हाँ, नहीं लास्ट दिन में लेके आना, क्या नशा वसा हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगा ना। बट चलो, अब देखते हैं हंडिया के बारे में। कहाँ पढ़े थे हंडिया के बारे में आप लोग? किसी में बोल पढ़े थे हम, उराव से संबंधित था। कहाँ पढ़े थे? सरहुल में पढ़े थे। आप कहाँ पहुंचे? शादी में भी पीते हैं लोग, दुख में भी पीते हैं हंडिया। हम्म हम्म हम्म।
मैडम आप दूसरी तरफ सोच में पहुंच गए। चलो हंडिया के बारे में देखते हैं। हंडिया को राइस बियर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि राइस बियर, बस्तरिया बियर किसको, सल्फी को, राइस बियर किसको, हंडिया को। तो आपसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन से पेय पदार्थ चावल से बनते हैं, समझ रहे हो, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर आगे देखते हैं, हंडिया बनाने के लिए भूरे रंग के करहनी चावल का प्रयोग किया जाता है। इस चावल को सर्वप्रथम एल्यूमिनियम के बर्तन में उबालने के लिए मतलब डाला जाता है, और इसमें सबसे मेन पदार्थ जो होता है 21 टाइप की जड़ी बूटियां होती है, जिसे इन लोग राड़ू कहते हैं, और इसको बताते नहीं है कौन सी 21 टाइप की जड़ी बूटी है। और जितना ये राड़ू की मात्रा अधिक होगी उतना वो नशा वाला होगा, जितना कम होगा वो उतना कम नशीला होगा। तो याद रखना, आपसे पेपर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका हंडिया जो है वो राइस बियर है, चावल से बनता है, और उसमें और क्या मिलाया जाता है, 21 टाइप की जड़ी बूटियां मिलाई जाती है जिसे राड़ू कहते हैं। अब उसकी क्रिया विधि नहीं, हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये लोग कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में पानी डालेंगे, 2 चम्मच ये डालेंगे, वैसे अपने को याद नहीं करना है। सीधा हंडिया का नाम इसलिए पड़ता है, देखो उराव जनजाति के लोग रहते कहाँ है, सरगुजा तरफ, बस्तर नहीं सरगुजा तरफ। सरगुजा तरफ आप हमेशा सुनते हो हाथियों का आक्रमण होता रहता है, तो हाथियों के नाम पर ही इसका नाम हंडिया पड़ा था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर राड़ू की मात्रा से ही यह पेय पदार्थ नशावान होता है, जितना राड़ू की अधिक मात्रा होगी वो उतना जो है नशे वाला होगा। सफेद कलर का होता है, उराव जनजाति पीती है, हाथियों के नाम पर पड़ा है। तो याद रखना, उराव जनजाति का पेय पदार्थ है हंडिया, चावल का बना होता है, इतना याद रखना है। अब देखते हैं लांदा। लांदा जो है ये भी बस्तर में दुख और त्योहार के अवसर पर इसका सेवन किया जाता है। जब बस्तर में कभी भी दुख हो या त्योहार, उसके अवसर पर इसका सेवन करते हैं। ये भी चावल को पीसकर पकाया जाता है, नहीं ये भी चावल से बनने वाला ही है। जब चावल पक जाता है तो हंडी में उसको डालकर रखते हैं, और उसमें अंकुरित किए गए भुट्टे के दाने डालते हैं पीसे हुए, और अंत में उसमें कुछ चावल को मिला दिया जाता है अंत में, और चक्की में पीस दिया जाता है, उसी को लांदा कहते हैं। तो बस आपको याद रखना है, लांदा का सेवन कहाँ होता है, बस्तर तरफ होता है। तो अगर आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, आपको नाम यहां पर इसलिए याद होना चाहिए, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इसमें से कौन से पेय पदार्थ हैं। ठीक है, तो अगर अपने को नाम ही नहीं पता होगा तो पेय पदार्थ तो हम जानेंगे नहीं, तो कौन कौन से पेय पदार्थ हैं वैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो 4 टाइप के पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन से, सल्फी पढ़े, पेच, हंडिया और लांदा। सल्फी को क्या बोलते हैं, बस्तरिया बियर, और हंडिया को राइस बियर। पेपर में एक बार यही क्वेश्चन आया था, राइस बियर किसको बोलते हैं। तो हाँ, अब ये भी अनुमान सीधी बात है वो। अब इसमें याद रखना, सल्फी जो है वो एक प्रकार से पेड़ से प्राप्त हो रहा है, वो नेचुरल है। बाकी 3 है वो किसी ना किसी तरीके से बनाई जा रही है। तो सल्फी नेचुरल है, इसलिए उसमें चावल का कोई चीज नहीं ऐड हो रहा है। बाकी 3 जो है वो आपको कृत्रिम रूप से बनाई जा रही है, इसलिए उसमें चावल लग रहा है। लेकिन पूछा जाए राइस बियर किसको बोलते हैं, तो आंसर है हांडिया, ये चीज याद रखना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इस तरफ। ज्योति मैडम, हमारे यहाँ माडा क्षेत्र कौन कौन से, हम्म हम्म चलो आप गिनती बता दो, कौन कौन से, कितने माडा क्षेत्र हैं, कितने लघु अंचल हैं, कितने और एकीकृत। हाँ हाँ। हम्म हम्म कौन कौन से 14 हैं पूर्ण अनुसूचित जिले। ठीक है, और आंशिक जिले, रायगढ़ में कौन कौन सा क्षेत्र आंशिक जिला, मतलब रायगढ़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है उसमें। हम्म 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 खरसिया, और बिलासपुर में कौन सा आता है, बिलासपुर में कौन सा क्षेत्र आंशिक में है, बिलासपुर आंशिक अनुसूचित जिला है। जैसे आप रायगढ़ में अंदर नाम बताए ना, वैसे बिला कोटा है। हम्म, अरे वही है ना, मतलब इसको विश्वास ही नहीं रहता, पन्ने पलटने लग जाती है।
मैडम आज तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अब सेफ जोन में जा रहे हो, तो याद करके आए हो। चलो अब हम देखते हैं जनजातियों का वर्गीकरण, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक अनुमान लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति किस तरफ रहती है, तो इससे आपको ये एक अनुमान लगेगा। चलो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वर्गीकरण जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कहने का मतलब कि कौन सी जनजाति ऊपर रहती, कौन सी बीच में रहती है, कौन सी नीचे रहती है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम जनजातियों को 3 वर्ग में बांट सकते हैं। सबसे पहला उत्तर में, फिर मध्य में और तीसरा दक्षिण में। तो उत्तर में यानी आपका जो सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र है वहां पर उत्तर वाला भाग है। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन सी जनजाति रहती है तो वो देख लेते हैं। तो उत्तरी भाग यानी सरगुजा संभाग, इस क्षेत्र में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया व रायगढ़ का कुछ क्षेत्र जो है इसको माना गया है इस उत्तरी भाग के अंतर्गत। इस क्षेत्र में मुख्यतः उराव जनजाति, कव्वर जनजाति, नगेसिया, कोरवा, धनवार, सौता, बियार, खरिया, बिरहोर, खैरवार, इतनी जनजाति जो है मेन रूप से यहाँ पर रहती है। और गोंड जनजाति तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो गोंड जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक और जनजाति कोंद जनजाति। तो बस अपनी लिस्ट में ये लिख लो, सरगुजा संभाग में कैसे लिस्ट बना लो, सरगुजा संभाग लिखो और इस तरफ 1 2 3 करके ऐसे लिख लो। इसमें ऐसा लिखा आपको याद करने में दिक्कत होगी, आप ऐसा लिखो 1 2 3 करके। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में मैं बोलते जा रहा हूं, कॉपी में लिखते जाओ। सबसे पहले पाई जाती है उराव जनजाति, पेपर में यही क्वेश्चन पेपर में आता है उराव के बारे में। सेकंड नंबर पे कव्वर जनजाति, थर्ड नंबर पे है नगेसिया, फोर्थ नंबर पे है कोरवा, इसको हम पहाड़ी कोरवा भी बोलते हैं, फिर है धनवार, सौता, बिहार, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएमओ का क्वेश्चन है, बिहार जनजाति कहां रहती है, तो बिहार कोरिया के आसपास रहते हैं इन लोग, बिहार, खरिया, खरिया, बिरहोर, खैरवार, कोंद और गोंड जनजाति, कोंद कोंद और गोंड जनजाति। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोंड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि गोंड पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उराव पेपर में आता है, इसके अलावा कोरवा पेपर में आता है, बिहार आ चुका है, कोंद आ सकता है और बिरहोर और खैरवार। बिरहोर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसलिए आपके लिए बिरहोर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोरवा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र यानी बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। तो हमने दो चीजें तो पढ़ी थी, कमार कहाँ रहती, उसका कहाँ था अभिकरण, कमार का गरियाबंद का, बुंजिया का कहाँ था, गरियाबंद का। ऊपर में एक जनजाति और लिख लो, पंडो, जो सरगुजा संभाग में हमने एक छूटा है वो पंडो लिख लो, क्योंकि पंडो भी ऊपर रहते हैं सूरजपुर के आसपास। ठीक है, तो मध्य में कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर गोंड तो फिर से है, तो गोंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। हलबा रहते हैं यहाँ पर, ये नीचे भी रहते हैं बीच में भी रहते हैं हलबा, कमार, भुंजिया, अगरिया, बैगा, बैगा आपका वही मैकल पर्वत श्रेणी वाला पूरा बैगा है, बिंजवार, पारधी, बिंजवार कैसे याद रखोगे, सोना खान, सोना खान क्षेत्र बलौदा बाजार, तो बिंजवार वहां से याद रखो। पारधी जनजाति, धनवार जनजाति, पारधी जनजाति शिकार प्रिय जनजाति, क्या चीज, नहीं अलग अलग है, हाँ प्रधान भी बीच में ही रहते हैं, हाँ पारधी अलग है। पारधी जो है ये शिकार प्रिय जनजाति है, प्रधान जो है वो गाने का काम करने वाली जनजाति है। हाँ बिंजवार के बाद पारधी, किसकी राइटिंग है ये, क्या लगता है, मेरी नहीं है, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, मेरी राइटिंग कचरा है, बता, नहीं नहीं, ये भी अच्छी राइटिंग है शुभम सर के। हाँ किसकी राइटिंग है बताओ, आप लोगों के बीच में से किसी की है। रश्मि मैडम अपना वैसे ही नहीं लिख पा रहे हो, कहाँ से लिख, पहले आती थी, पहले आती थी, हाँ हिमानी की राइटिंग है, हाँ
हाँ और हाँ हाँ, चलो यहाँ हो गया ये। अगला देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र यानी बस्तर संभाग, बेहद इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जनजाति में आपको कंफ्यूजन यहाँ पर ही उत्पन्न होता है। सबसे पहले हलबा मैंने आपको बताया था, ये मध्य में भी रहते हैं, दक्षिण में भी रहते हैं। अबूझ माड़िया कोई दिक्कत नहीं, नारायणपुर में रहते हैं ये। गदबा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक बार बताया था, ये उड़ीसा से आए थे गदबा, यानी ये आपके गोदावरी रीजन में भी अब रहते हैं, जो कि या इंद्रावती रीजन में, पहले ये उड़ीसा में रहते थे, अब यहां पर आए हैं। परजा जनजाति, दोरला जनजाति, भतरा जनजाति, मूड़िया जनजाति, माड़िया, गोंड, धुरवा। अब जितनी जनजातियों के नाम आप त्योहारों व्यवहारों में पढ़े हो सब यहां पर है। अब यहां से अपना एक कॉन्सेप्ट और बनाना है, बस वो कॉन्सेप्ट में एक हल्का सा चीज हिलेगा, बाकी चीजें पूरी कॉमन रहेगी। क्या है? भाषा के आधार पर जब हम जनजातियों को बांटेंगे, तो जो सरगुजा संभाग के आसपास जितनी जनजाति रह रही है ना, वो मुंडा भाषा परिवार की जनजाति होगी। क्योंकि मुंडा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अधिकतर झारखंड में रहते हैं। तो झारखंड से आप अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिरसा मुंडा जो आप जनजातीय आंदोलन में पढ़ते हैं, तो ये सब झारखंड से संबंधित है। और झारखंड से हमारा सरगुजा का क्षेत्र लगता है, यानी सरगुजा संभाग लगता है। इसलिए मुंडा भाषा परिवार के लोग किस तरफ रहते हैं? सरगुजा संभाग के तरफ। बस एक अपवाद आएगा, उराव जनजाति। वो उराव जनजाति मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है। ये लिखित पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, अपने दिमाग में डाल लेना, अभी उसको भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ यहां पर उन जनजातियों के नाम लिखा है जो पेपर में आते हैं। जनजातियां और भी है ना, ऐसा नहीं कि जनजातियां नहीं है, और भी जनजातियां जो बीच वाले क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में, वहां के जनजाति के लोगों को आर्य भाषा परिवार का माना गया है। आर्य भाषा परिवार किसको बोला जाता है? ऐसी देखो क्या होता है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो। मान लेते हैं हम लोग, मैं पंजाब से है मान लेते हैं, भले हम यही कहें लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो हम पंजाब से है, ठीक, वहां पे हम पंजाबी बोली बोलते थे। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आके रहने लगे, तो यहाँ पर सब हिंदी बोलने लगे या छत्तीसगढ़िया बोलने लगे। तो हमने अपनी लैंग्वेज छोड़कर यहाँ की लैंग्वेज को अपना लिया। तो ऐसी जनजाति के लोग जो अपनी बोली या भाषा को भूलकर यहाँ स्थानीय बोली या भाषा बोलने लगे, ऐसी जनजातियों को आर्य भाषा परिवार की जनजाति कहा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ के जितने भी मैदानी भाग में रहने वाली जनजातियां हैं, वो आर्य भाषा परिवार की जनजातियां हैं। समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना इसको। प्री कही है, दोनों पढ़ी है मुझसे। वो भी पढ़े हैं, मुकेश भी पढ़ा है, मनोज भी पढ़ा है, जो इन लोग का ग्रुप है पूरा वहीं पढ़ा। हाँ, तो आपका मनोज क्या है, उसका साहू है। हम्म, उनका भी तो लग गया है। हाँ लग गया ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आगे, अब जो बस्तर संभाग में रहने वाली जनजाति है उसको बोलते हैं हम द्रविड़ परिवार की जनजाति। अपवाद कौन बताएगा? हाँ, अपवाद कि मतलब वो बस्तर में रह रहे हैं, लेकिन जैसे उराव ऊपर का अपवाद है, तो नीचे का अपवाद क्या है? बताओ। हाँ, नहीं वो तो द्रविड़ इसी के लिए बोल रहे हैं। द्रविड़ किसको बोल रहे हैं? जो नीचे साउथ की तरफ से आए हैं। तो साउथ की तरफ से जो आया है और रहकर यहाँ पे रह रहा है बस्तर तरफ, इसलिए उसको द्रविड़, मतलब उनकी बोली से मिलती जुलती बोली है। जैसे तमिलियन बोली होती है वैसी उनकी बोली है अपनी, मतलब उनकी लैंग्वेज वैसी है जो समझ नहीं आती है थोड़ी। तो वहां पर उसी को द्रविड़ भाषा परिवार के लोग बोल रहे हैं। खोज के लाना तो कौन अपवाद है? हो सकता है, हो सकता है।
चलो, अब वही चीज यहां पर बताई गई है नीचे, भाषा के आधार पर जो है जनजातियों का वर्गीकरण। तो आर्य भाषा परिवार मैंने आपको क्या बताया, आर्य भाषा परिवार किसको बोलते हैं, जो अपनी बोली बोलकर स्थानीय बोली बोलने लगे। तो आर्य भाषा परिवार यानी मिश्रित बोली बोल रहे हैं या अपनी बोली को भूलकर स्थानीय बोली बोल रहे हैं। तो इनको, जैसे कि जो मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं बिंजवार, बुंजिया, धनवार, बैगा, बस यहां पर भी एक अपवाद है, कंवर, जो कि ऊपर रह रहे हैं, सरगुजा तरफ रह रहे हैं। अबूझ माड़ी अपवाद कहां से हो जाएगा, द्रविड़ में आते हैं बुझ माड़िया, तो आते तो हैं, मैं अपवाद पूछ रहा हूं, जो नहीं आते वो पूछ रहा हूं, रहते बस्तर तरफ हैं लेकिन वो उसमें नहीं आते। अरे तुक्का नहीं मारना है मैडम, आप ये लिखो जो जो चीज बोल रहा हूं। मुंडा भाषा परिवार को आश्रित भाषा परिवार भी कहा जाता है, दूसरा नाम याद रखना, आश्रित भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार को ही आश्रित भाषा परिवार भी कहा जाता है, यानी इनकी बोली किससे रिलेटेड बोली होगी, मुंडा भाषा किससे रिलेटेड बोली होगी, इसलिए इनको मुंडा भाषा परिवार में बोल रहे हैं। मुंडा, कोरवा, खरिया, गदबा, बिरहोर, सवरा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत ऐसी जनजाति आती जिनकी खुद की मूल बोली है और उनमें बोले जाने वाली शब्द जो है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा के समान ही होते हैं। तो गोंड जनजाति कौन सी बोली बोलती है पूछा जाए तो गोंडी या कोया बोली बोलती है, ठीक है, जिसके कारण गोंड लोग अपने आप को कोयतूर भी कहते हैं, क्योंकि वो कोया बोली बोलते हैं, इसलिए गोंड जनजाति के लोग अपने आप को कोयतूर भी बोलते हैं। उसको हम नीचे पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको लिखना है कि गोंड जनजाति कौन सी बोली बोलती है, गोंडी बोली बोलती है। उराव जनजाति कुड़क बोली बोलती है, पेपर में बहुत बार, व्यापम का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुड़क बोली। पीएससी आजकल नहीं पूछ रहे, लेकिन शुरू में पीएससी भी यही क्वेश्चन देता था। तो कुड़क बोली, उराव जनजाति। कोंद जनजाति कुई बोली बोलती है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कोंद जनजाति जो है ये कुई बोली बोलती है। दुर्ला जनजाति दोरली बोली बोलती है और परजा जनजाति परजी बोली बोलती है। क्या ये याद करने की जरूरत है, दोरली परजी हो तो नाम से स्पष्ट है, क्या नहीं स्पष्ट हो रहा, कुई आपको स्पष्ट नहीं होगा, कोया बोली बोल देगा तो स्पष्ट नहीं होगा, कुड़ुक बोलेगा तो स्पष्ट नहीं होगा नाम से जनजाति का नाम। चलो अब देखते हैं हम साक्षरता के आधार पर जनजातियों का क्या क्रम है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक साक्षर है, कौन सी जनजाति सबसे कम साक्षर है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, और जो आप लोग का आंसर था वो गदबा था, गदबा नीचे ही रहते हैं। हाँ, नीचे उनका क्षेत्र फिक्स नहीं है, इसी के लिए हलबा को भी माना जाता है, गदबा को भी माना जाता है। हाँ, द्रविड़ भाषा परिवार में, लेकिन मेन जो है आंसर वो हलवा ही है ना, हलवा ही मेन आंसर है। अगर दोनों भी आ जाएगा तो बेस्ट आंसर हलवा है, बेस्ट आंसर। हलवा और गदबा दोनों हैं, दोनों अगर पेपर में आ रहे हैं तो हलवा लेना ज्यादा उचित आंसर है, ये बोल रहा हूं। चलो, साक्षरता कितनी है, साक्षरता पढ़ चुके हैं हम। जनजातियों में, जनजातियों का कितना ओवरऑल कितना है, छत्तीसगढ़ का ओवरऑल नहीं, जनजातियों में ओवरऑल। और पुरुषों में राउंड फिगर में 69, और महिलाओं का वही राउंड फिगर 48 49। तो अगर यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर आपका 70% से अधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन कौन सी है। 70% से अधिक साक्षरता वाली जो जनजाति है वो है सबसे पहले हलबा। तो अगर आपसे पूछा जाए सब छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, हलबा है, लेकिन पीएससी आंसर उराव लेता है। समझ आ रहा है, तो पीएससी का आंसर है उराव, लेकिन जनगणना के हिसाब से सबसे शिक्षित जनजाति जो है वो है हलबा, जिसमें 76.2% लोग साक्षर है। साक्षर का मतलब वो किसी एक लैंग्वेज को बोलना या लिखना जानते हैं। तो हमारे जो हलबा जनजाति है वो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, 76.2% इसमें साक्षरता दर है। फिर आते हैं प्रधान, जिनमें 70.7% साक्षरता दर है। सब जनजाति को डिटेल में भी करेंगे, तो मैंने आपको बताया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति बस लिखा, सब जनजाति डिटेल में भी आएगा। इसके बाद अगर हम देखें
इसके बाद आते हैं उरांव जनजाति के लोग जिनकी साक्षरता 60 से 70% के बीच है, 68.9। फिर आते कव्वर सवरा, याद करने की जरूरत नहीं, टॉप 3 बस पढ़ो, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं और बॉटम 3 पढ़ेंगे। तो टॉप 3 है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति हलबा, सेकंड नंबर पे प्रधान, तीसरे नंबर पे आता है उरांव। लेकिन पीएससी का आंसर क्या लेता है? उरांव, ये चीज याद रखें। अब हम देखते हैं कि सबसे निचली शिक्षित जनजाति या साक्षर जनजाति। तो सबसे कम साक्षर जनजाति है सौता, 33% इसमें साक्षरता दर है। फिर आते हैं कोरवा, बिरहोर और बैगा। अब यहां पर आप 3 देख लो, ये 3 आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है। कोरवा, बिरहोर और बैगा ये विशेष पिछड़ी जनजाति, यानी इनमें साक्षरता की कमी है। याद रखना, सबसे कम शिक्षित सौता, उसके बाद कोरवा, फिर बिरहोर और आखिरी में बैगा। तो टॉप 3 बॉटम 3 याद कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, पूरा याद करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गोंड जनजाति, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती? गोंड। भारत में भी गोंड। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है पहले नंबर पे गोंड, जिन जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति का है। फिर है कव्वर, उरांव, हलबा और भतरा। लाइन से ही लिखा हुआ है ये। गोंड जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं गोंड जनजाति की है, याद रखिएगा इसको। दोनों में गोंड जनजाति सर्वाधिक है। ये छत्तीसगढ़ का ही डेटा है ना। हाँ, गोंड ही आता है। वो जनगणना की नई जनगणना आएगी ना, तो उसमें बिल ज्यादा हो जाएंगे, अभी वो ऑथराइज्ड डेटा नहीं है। अभी क्या है ना, 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, डेटा ही नहीं आया है। तो जो, हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं है। हाँ, अभी क्या नया डेटा आएगा ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नए 10 साल से, अब तो देख 12-13 साल हो गए, तो चेंज हो जाएगा। बीच बीच में डेटा आता रहता है ना, तो उसमें आ गया, लेकिन अभी तक 2011 की जनगणना का ही डेटा लेते हैं। अब सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार परजा जनजाति सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा बिरहोर है, उससे ज्यादा सौता है, उसके ज्यादा बिहार है और आखिरी में गदबा। मतलब सबसे कम पहले नंबर पे जो लिखा है वो सबसे कम है ना, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा उल्टा लिखा है, सबसे कम परजा लोग हैं। हाँ, अरे वो डेटा याद करने की जरूरत नहीं है मैडम। अब कोई बच्चा अच्छा तो पैदा हुआ ही होगा ना मैडम वहां पे तो जनसंख्या तो बढ़ती घटती रहती है। एग्जैक्ट डेटा आपको छत्तीसगढ़ का जो है ना वो पूछेगा। अगर उतना ही समय होगा तो इकोनॉमिक सर्वे याद कर लेना, अगर डेटा याद करना होगा तो। हो गया। अब मैंने आपको कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति जो होती हैं उनके घोषित करने के कुछ आधार बताए थे। कौन इसके बारे में बताना चाहेगा? मैंने आपको जब बताया था कि छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति भारत सरकार ने घोषित की है, तो मैंने उसके कुछ आधार बताए थे कि किस आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। कौन बताएगा? हम्म। हम्म। अनुमान लगाने की कोशिश। हाँ, देखो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं साक्षरता में पिछड़े होंगे, दूर दराज जंगलों में रहते होंगे, उनकी कृषि पद्धति पुरानी होगी, वहां पर उनके पास कोई भी मतलब दुनिया से अलगाव होगा, कटा हुए होंगे, वहां पे मेडिकल सुविधा कम होगी। तो कुछ आधार, इन्हीं आधारों पर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करते हैं। तो भारत सरकार की 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसी अनुसूचित जनजाति जो कि मुख्य रूप से कमजोर है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया। उसके आधार है विशेष पिछड़ी जनजाति के साक्षरता का न्यूनतम स्तर, यानी उनमें साक्षरता की कमी है। सेकंड है कृषि का पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर, यानी स्थानांतरित कृषि आज भी कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर स्थिर या घटती हुई जनसंख्या,
क्योंकि वो जंगलों में रह रहे हैं, वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या या तो उतनी ही बनी हुई है या लगातार घट रही है। अगला है अत्यंत पिछड़े व दूर दराज क्षेत्रों में निवास करना, यानी जंगलों में रहना। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पर किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आपके केवल इतना ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विशेष पिछड़ी जनजाति कब से घोषित किया जा रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ की तो हमने पढ़ लिया था। भारत सरकार ने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। कौन कौन सी 5 जनजाति है, एक एक करके बताना है। पहला, दूसरा, शुभम तीसरा, चौथा भारत सरकार द्वारा, पांचवा बिरहोर हो चुका है, दीपिका मैडम हो चुका है। हाँ, पहाड़ी कोरवा। हाँ, हाँ, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, मैडम ने पंडो बोला, आप सेकंड बताओ। भुंजिया। तो भारत सरकार ने 5, राज्य सरकार ने 2, टोटल 7। तो ये सब नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पंडो भुंजिया भी लिखा है। पंडो का विकास अभिकरण सूरजपुर, भुंजिया का गरियाबंद, आप पहले गलत बोले थे। हाँ, इसका कहाँ है, कमार का गरियाबंद, बैगा का और गोरेला, पहाड़ी कोरवा अंबिका और जसपुर, बिरहोर अबुझमाड़िया नारायणपुर। क्या बोलते हो, कचरा टाइप का समझ में नहीं आता। अब देखते हैं जनजातियों में निषेध प्रथा, और इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति में क्या चीज करना मना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। गोंड जनजाति के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि गोंड जनजाति में निषेध प्रथा क्या क्या है, यानी क्या चीज करना मना है। तो गोंड जनजाति में कौवा या गिद्ध का मांस नहीं खाया जाता। ठीक है, कौवा बिरयानी जैसे रन पिक्चर में खाते हैं ना, वो इसमें मनाही है। तो कौवा या गिद्ध का मांस जो है गोंड जनजाति में नहीं खाया जाता। अगर किसी कौवे ने उनके घर में पानी पी लिया तो यहां माना जाता है उस दिन अपने घर में पानी ही नहीं पीते, मतलब उनको ये लगता है कि जो पानी पिएगा ना वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उस दिन फिर वो अपने घर में कोई भी जो लोग है वो पानी नहीं पीते। जबकि इनके कुछ लोग जो है मतलब यही मानते हैं कि मतलब गोंड जनजाति में कुछ लोग बकरी के जो है बकरी को ऐसे छू लेते हैं ना, तो उसका भी निषेध मानते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर बकरी को भी छूना यहाँ पर निषेध है, ऐसा माना जाता है। और बकरी का जो है दूध भी नहीं पीते ना, उसको उसका मांस वास खाते हैं, कई लोग गोंड जनजाति के लोग ऐसे भी हैं। अगला है, इस जनजाति में जो है गोत्र जो है अगर किसी का मरकाम है तो वह अपने घर में कांटेदार वृक्ष को नहीं लगा सकते। अगर गोंड जनजाति में जैसे मरकाम सरनेम वाले होते हैं ना, तो उनका गोत्र अगर मरकाम है तो अपने घर में वो कांटेदार वृक्ष को नहीं लगाएंगे। तो मेन क्या है, गोंड जनजाति में कौवा वाला है, दूसरा बकरी वाला है, और तीसरा जो है ये मरकाम वाला है, कांटेदार वृक्ष जो है वो नहीं लगाते। अब आजकल मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, वो चेंज होता रहता है ना। अब देखते हैं हम उराव जनजाति में। उराव जनजाति में क्या क्या निषेध है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। उराव जनजाति में यह जनजाति वर्तमान में चूहे व कौवे का मांस को खाते हैं, निषेध नहीं है, ये खाते हैं। आगे, इनमें घोड़े और हाथी को छूना निषेध माना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उराव जनजाति में घोड़े और हाथी को छूना निषेध माना जाता है, ये घोड़े या हाथी को नहीं छूते हैं। अब ये देखो, घोड़े और हाथी को छूते नहीं है, लेकिन हाथी के नाम पर हंडिया शराब नाम रखे हैं। आगे देखो, इन लोग मांस खाने को पाप मानते हैं, गौ मांस खाने को यानी गाय का मांस खाने का ये पाप मानते हैं, गाय के मांस को नहीं खाते हैं। इनमें कोई भी पर्व हो या जन्म विवाह मृत्यु आदि में भी शराब पीना अवश्य माना जाता है, यानी चाहे जन्म हो मृत्यु हो कोई भी हो विवाह हो, सब में ये शराब पीते हैं। और बिना शराब पिए हर कार्य को निषेध माना जाता है, बिना कोई भी शराब पिए बिना कोई काम नहीं करते ये। मतलब ये अपना जो आपका हंडिया जो शराब है उसको पीकर ही ये काम करते हैं, बिना उसको पिए कोई भी काम नहीं करते। अब देखते हैं हलबा जनजाति में। इनमें लड़की का किसी अन्य जाति के लड़के से विवाह वर्जित है,
यानी इसमें जो लड़कियां हैं वो किसी अन्य जाति के से शादी नहीं कर सकती। ऐसा करने से उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो नॉर्मल हर में होता है कि उसमें फिर वो जाति भोज देना पड़ता है, वो सब चीज होता ही है, वो हर में होता है, तो नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। अगला है बैगा जनजाति में क्या क्या निषेध है, कि बैगा जनजाति में क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। इनमें हल चलाना वर्जित माना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। बैगा जनजाति में हल चलाना वर्जित है, यानी वो खेतों की जुताई करते समय हल का प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें बिदरी पूजा होती है और इस पूजा में के पूर्व ही स्त्रियों द्वारा खाना बना लेना चाहिए। यानी बिदरी पूजा एक पर्व है जो आपके नोट्स में लास्ट में दिया, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन बिदरी पूजा के पहले ही स्त्रियां अपना खाना बना लेगी। बिदरी पूजा के बाद उस दिन कोई भी खाना नहीं बनाया जा सकता, या पूजा के समय कोई खाना नहीं बना सकते। तो इन लोग में जब उराव बैगा जनजाति में जब आपका बिदरी पूजा होता है तो उसके पहले स्त्रियां सब खाना बना ली होती है। यदि वह पूजा के पश्चात चूल्हा जलाने का कार्य करती है तो ऐसा मानते हैं कि वर्षा अच्छी नहीं होगी। यानी अगर वो बिदरी पूजा के बाद अगर उसी दिन अगर अपना घर का चूल्हा जलाती है तो ये माना जाता है कि ऐसा करने के कारण वर्षा प्रभावित होगी, यानी बारिश कम होगी। जिसके पश्चात उसे समाज से दंडित करवाया जाता है। और इनमें पुरुष के सामने स्त्रियां बैठ नहीं सकती हैं। यानी बैगा जनजाति में पुरुष और स्त्रियां जो है वो साथ में नहीं बैठते हैं, अलग अलग बैठेंगे। हाँ, लास्ट में लिखो। अच्छा उसमें, अच्छा वो बैगा में, हाँ लिखो। अगला देखते हैं भैना जनजाति। भैना जनजाति में क्या क्या निषेध है उसको देख लेते हैं। यदि कोई भैना पुरुष किसी अन्य जनजाति की स्त्री से विवाह करता है तो समाज द्वारा उसके बच्चों को स्वीकार किया जाता है, परंतु स्त्री को नहीं स्वीकार किया जाता। यानी अगर भैना जनजाति का पुरुष किसी दूसरे जाति से विवाह कर लेता है तो जो बच्चे होंगे उसको अपने समाज का मान लेंगे, लेकिन उस स्त्री को अपने समाज का नहीं मानेंगे। इनमें छोटी जाति से मार खाना वर्जित है। मार खाना मतलब छोटी जाति के लोग इनको मार देंगे तो उसको समाज बहिष्कृत कर देते हैं, मतलब अपने आदमी को, कि तू छोटी जाति वाली से मार खा के आगे करके, वैसा बात। अगला, यह लहसुन की खेती नहीं कर सकते और ना ही टसर सिल्क के कीड़े चल, मतलब इन लोग जो आपके सिल्क के लिए भी कीड़े पालते हैं ना, तो ये उन लोग नहीं कर सकते, ना लहसुन की खेती कर सकते हैं, ना टसर सिल्क वाले कीड़े को पाल सकते हैं। यदि इनमें कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है तो उन्हें जाति से बाहर कर देते हैं। यानी अगर कोई भी कुष्ठ रोग से, यानी कुष्ठ रोग यानी एक प्रकार का चर्म रोग, उससे कोई भी पीड़ित होगा तो उसको जाति से बहिष्कृत कर देते हैं। इनमें महिलाओं द्वारा हल चलाना वर्जित है। इनमें महिलाएं जो है वो हल का प्रयोग बैगा जनजाति में कोई नहीं कर सकता, इनमें महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। अगला देखते हैं भारिया जनजाति में निषेध क्या है। इसमें ससुर को मामा कहते हैं, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति में ससुर को मामा कहते हैं। भूल से भी किसी को मामा कहना निषेध है, यानी इसके अलावा और किसी को मामा नहीं कह सकते, वो केवल अपने ससुर को मामा कहेंगे। अगला है खरिया जनजाति। इनमें शिकार केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं इसमें शिकार के समय नहीं जा सकती। खरिया जनजाति में महिलाओं फागु त्योहार में भाग नहीं ले सकती, जो खरिया जनजाति के द्वारा एक फागु त्योहार मनाया जाता है, उसमें ये भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें महिलाएं जो है त्योहार में भाग नहीं ले सकती। महिलाएं अपने ससुर व जेठ से ना तो बात कर सकती है ना उनके सामने बैठ सकती है। महिलाएं जो है पंचायत की सदस्य भी नहीं बन सकती। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है खरिया जनजाति में, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना यहां से कम है। अगला है धनवार जनजाति। इनमें पुरुष ऐसी स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीते जिसने गोदना नहीं गोदवाया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जनजाति में अगर स्त्री गोदना नहीं गुदवाती तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता। तो याद रखना धनवार जनजाति। इनमें बांस का पंखा बनाना वर्जित है। ये बांस का पंखा जो है आपके ये धनवार जनजाति के लोग नहीं बनाते। अब देखते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। इस जनजाति के लोग जिस झोपड़ी में रहते हैं वहां अगर कोई मर जाता है तो उस झोपड़ी में उसका रहना निषेध हो जाता है। यानी ये झोपड़ी बदल देते हैं, उस झोपड़ी मतलब जगह बदल कर दूसरी जगह झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यानी अपनी झोपड़ी को तोड़ देते हैं, अगर वहां पर किसी की मृत्यु होती है तो अपनी झोपड़ी को तोड़ के दूसरी झोपड़ी बनाकर वहां रहने चले जाते हैं। अब देखते हैं नगेसिया जनजाति में क्या निषेध है। इनमें अगर लड़की का विवाह हो जाता है और उस लड़की को अपने पिता के घर में स्थित पूजा घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती।
यानी अगर कोई आपका अगर नगेसिया जनजाति का कोई व्यक्ति है, मतलब उसके घर में उसकी बेटी की शादी हो जाती है, तो बेटी शादी के बाद जब अपने मायके वापस आएगी तो उसके जो घर में मायके में जो पूजा गृह होगा वहां लड़की का जाना निषेध है, शादीशुदा लड़की का प्रवेश की अनुमति नहीं होती, एवं उनका पिता की संपत्ति में भी उनका कोई अधिकार नहीं होता। यानी नगेसिया जनजाति में लड़कियां जो है वो पिता की संपत्ति में उनका कोई भी अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं कमार जनजाति के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कमार जनजाति के बारे में। ये लोग दशहरे के दिन या वे जब भी देवी देवता की पूजा करते हैं वे आग नहीं जलाते हैं। कमार जनजाति के लोग जब भी देवी देवता की पूजा करेंगे उसमें आग नहीं जलाते हैं। अगला देखते हैं अगरिया जनजाति के बारे में। इनमें गौवध करना वर्जित है, इनमें बंदर, लोमड़ी और मगरमच्छ को मारना भी निषेध है। मेन जो है गौवध वाला है कि इसमें गाय की हत्या नहीं की जा सकती। अगला है यहां पर भुंजिया जनजाति के बारे में। इनमें खटिया पर सोना निषेध है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये पलंग पर नहीं सोते हैं। कौन? भुंजिया जनजाति के लोग। या अपने रसोई घर में किसी अन्य को प्रवेश भी नहीं देते। याद है इनके रसोई घर का नाम क्या है? लाल बंगला बोलते हैं, ठीक है, लाल बंगाला भी बोलते हैं। अब इनका जो लाल बंगला रहता है वो रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं, पेपर में आता है। और उस लाल बंगला में किसी अन्य जनजाति के लोगों का जाना भी मना है, अगर कोई चला जाता है तो ये उसको तोड़ देते हैं। तो याद रखना यहाँ पर कि ये अपने रसोई घर में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देते। किसी अन्य जाति के लोगों का हाथ भी उसमें लग जाता है या भोजन, तथा स्वयं की विवाहित लड़की का भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अगर किसी अन्य जाति का हाथ भी उसमें लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको तोड़ देते हैं। इसके अलावा ये भोजन स्वयं की जो विवाहित लड़की भी होती है उसके हाथ का बना हुआ भी खाना नहीं खाते हैं। यानी वो मायका आएगी तो छुट्टी मनाएगी, उसका खाना वाना नहीं बनाएगी ना। तो यहाँ पर अच्छा है क्या? अब देखते हैं यहाँ पर आपका ये तो फिर डिटेलिंग चालू हो गया इसकी, यहाँ से इसको कल पढ़ेंगे। निषेध प्रथा खत्म हो गई, फिर विशेष पिछड़ी जनजाति को पढ़ेंगे जो जो पहले है, और उसके बाद हम बाकी की सब जनजातियों को कल देखेंगे।